हेलो दोस्तों, मैं विजेश कुमार आपका अपने चैनल एनसीईआरटी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम में स्वागत करता हूं। दोस्तों देखिए दोस्तों, आप इसी तरह प्यार देते रहिए, आपके लिए मैं एकदम वीडियो लाता रहूँगा, ठीक है ना दोस्तों। इस वीडियो में दोस्तों आपको 15 क्वेश्चन मिलेंगे। अब कहेंगे कि इतना कम क्यों मिलेंगे। देखिए दोस्तों, ये 15 क्वेश्चन आप देखिए, 15 क्वेश्चन देखेंगे तो कहेंगे कि हाँ वाकई में क्वेश्चन है, ठीक ना। एकदम अच्छे लेवल के 15 क्वेश्चन है। अगर आप पढ़ने वाले होंगे दोस्तों तो इसमें 15 से 15 भी जवाब दे सकते हैं, एकदम सही सही, ठीक ना। एकदम आसान क्वेश्चन है लेकिन एकदम क्वेश्चन का लेवल अच्छा है, ठीक ना। आप 12 इसमें से देख दीजिए आंसर, एकदम 12 आपकी तैयारी अच्छी मानी जाएगी। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कि जो व्यक्ति पंजीकरण, ठीक ना, पंजीकरण के माध्यम से भारतीय नागरिकता प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें भारत में कम से कम कितने समय यानी कितने समय मतलब वर्ष, कितने वर्ष तक निवास करते होना चाहिए, यानी करना चाहिए, कितने वर्ष तक कम से कम भारत में रहना चाहिए उसको, ठीक ना। किस माध्यम से पूछा है, पंजीकरण के माध्यम से। तो एग्जाम में कभी भी देखिए तो देखिए नागरिकता प्राप्त करने की 5 विधियाँ होती है। कौन विधि होती है तो उसके देख लेते हैं, उसको देख लेंगे हम लोग। पहले देखते हैं, ऑप्शन है कि 6 माह, 2 वर्ष, 5 वर्ष कि 7 वर्ष। क्या आंसर हो जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति पंजीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे कम से कम भारत में कितने वर्ष तक रहना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा तो 7 वर्ष, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, याद रखिए, देखिए नागरिकता प्राप्त करने की सबसे पहले अगर बात करते हैं तो नागरिकता किस अधिनियम के द्वारा लाया गया दोस्तों। तो नागरिकता अधिनियम 1955 के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। 1955 के द्वारा नागरिकता अधिनियम आया, ये याद रख लीजिए। और नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ होती है तो 5 विधियाँ होती है। 5 तरीके से नागरिकता प्राप्त की जा सकती है। एक तो आपने देख लिया कि पंजीकरण के माध्यम से, दूसरा होता है देशीकरण के माध्यम से, ठीक है ना, देशीकरण के माध्यम से। तीसरा होता है वंश के आधार पर, ठीक है ना, वंश के आधार पर। फिर होता है दोस्तों वंश हो गया, जन्म के आधार पर होता है, ठीक है। कितने हो गए, 3 एक 4 हो गए। और एक होता है दोस्तों अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक ना, अर्जित भूमि के आधार पर। तो आपसे ये भी क्वेश्चन कई बार बना है कि नागरिकता प्राप्त करने की कितनी विधियाँ होती है। तो 5 विधियाँ होती है। कौन कौन, तो एक हो पंजीकरण के माध्यम से, देशीकरण के माध्यम से, वंश के आधार पर, जन्म के आधार पर और अर्जित भूमि के आधार पर, ठीक है। अर्जित भूमि मतलब और कोई देश चाहता है कि हम भारत में रहना चाहते हैं तो जो देश के वासी रहेंगे वो इंडिया के उनको नागरिकता दे दी जाएगी, ठीक ना। जैसे सिक्किम, एग्जाम्पल आपका हो जाएगा सिक्किम, ठीक ना। तो ये याद रख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो पंजीकरण के माध्यम से कितने वर्ष तक रहना चाहिए भारत में, कम से कम 10 वर्ष। देशीकरण से पूछे कि देशीकरण के माध्यम से भारत में कम से कम कितने वर्ष रहना चाहिए किसी को नागरिकता प्राप्त करने के लिए, तो 10 वर्ष, ठीक ना। तो ये दोनों याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय नागरिकता का अंत किस प्रकार से हो सकता है। अगर भारतीय नागरिकता प्राप्त है व्यक्ति को तो किस तरह उसका नागरिकता ख़त्म किया जा सकता है, ठीक ना, कब अंत हो जाएगा। देखिए ऑप्शन है कि नागरिकता का परित्याग करने से, सरकार द्वारा नागरिकता छीनने से, अन्य देश का नागरिक स्वीकार करने से, उपरोक्त सभी। क्या आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों उपरोक्त सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी हो जाएगा, ठीक ना। सभी ये तीनों अगर कोई भी कंडीशन रहेगा तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी, ठीक ना। या तो आप खुद परित्याग कीजिए कि मैं भारत का नागरिक नहीं बनूंगा, ठीक ना। या सरकार आपकी नागरिकता छीन ले, आप पागल या दिवालिया हो जाए तो आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। और अन्य देश का नागरिक अगर आप बन जाएंगे तो आपकी नागरिकता छीन ली जाएगी। तीसरा क्वेश्चन है, देखिए सभी क्वेश्चन मैं कह रहा हूँ ना कि सभी क्वेश्चन में ज़बरदस्त है, ठीक ना। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा थोड़ा। अगला देते हैं तीसरा नंबर, भारतीय नागरिकता के बारे में कौन सा कथन असत्य है। असत्य पूछा रहा है कि कौन गलत है, ठीक ना। ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। दूसरा ऑप्शन है देश को देशीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारत में 10 वर्ष तक रहना आवश्यक है। तीसरा ऑप्शन है भारत में जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत के नागरिक माने जाएंगे यदि, कौन क्या पूछ रहा है कि कौन गलत है, ठीक ना। यदि क्या है आगे, यदि यदि उनकी माँ भारतीय हो। और चौथा ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन गलत है दोस्तों, देखिए ये सभी सही है, सभी सही है। तो क्या आंसर हो जाएगा, उपरोक्त तो कोई नहीं, कोई भी गलत नहीं है, ठीक ना। ये तीनों दोस्तों, तीनों अपने आप में क्वेश्चन है, ठीक ना, याद रख लीजिएगा। देखिए भारत में किस प्रकार की नागरिकता है तो एक ही याद हो गया, एकल नागरिकता कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से, ठीक है ना, ब्रिटेन से लिया गया है। देखिए
देशीकरण के माध्यम से मैं बताया कि अगर कोई व्यक्ति देशीकरण के माध्यम से नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो उसे भारत में कम से कम 10 वर्ष रहना चाहिए, ठीक ना। और जन्म लेने वाले व्यक्ति भारत का नागरिक बन जाएगा। कोई भी अगर भारत में जन्म लेगा, बाहर जन्म लेगा तभी नागरिक बन जाएगा यदि उसका माँ क्या हो, भारतीय हो, ठीक ना। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सुमेलित करना है, ठीक ना। इधर दिया है अनुच्छेद, इधर दिया है प्रावधान, ठीक ना। तो इसको आराम से मिलाइएगा। देखिए 19(1) क दिया है, 19(1) ग दिया है, 19(1) अंग दिया है, 19(1) छ दिया है, ठीक ना। इधर क्या लिखा है, इधर लिखा है कि देश के किसी भाग में रहने वाले बसने की स्वतंत्रता, सभा या संगठन बनाने का अधिकार, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने या चुनने की स्वतंत्रता। क्या आंसर हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पर आपका मिलान करने वाला ये दिया है ऑप्शन में, तो पहले इसको हम लोग ऊपर मिला लेते हैं, नीचे हम लोग बाद में मिला लेंगे, ठीक ना। तो कौन सा नंबर है ये क्वेश्चन? चौथा नंबर का आप जवाब दे सकते हैं। थोड़ा रोक कर वीडियो को भी देख सकते हैं, ठीक ना। तो देखते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहले है 19(1), ठीक ना, 19(1), 1 मिनट। देखिए इसको मिलाना है तो आपको एकदम याद रहना चाहिए, तभी आप इसको मिला पाएंगे, ठीक ना। आप याद किए होंगे कि 19(1), उसके बाद 19(2), 19(3), 19(4), 19(5), 19(6), इसी तरह याद किए होंगे, ठीक ना। इसी एक को क कह रहा है, ये इसको ख कह रहा है, इसको ग कह रहा है, इसको घ कह रहा है, इसको अंग कह रहा है, इसको च कह रहा है, इसी तरह, ठीक ना। अब आप इसमें देखेंगे घ अंग नहीं है तो उसको बाद में देखा जाएगा। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए 19(1) और क क्या है, तो 19(1) क कहे चाहे 19(1) कहे, तो उसमें क्या कह रहा है दोस्तों? उसमें तो होता है कि अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता होता है, ठीक ना। तो कहाँ आपको मिल रहा है कि अभिव्यक्ति या बोलने की स्वतंत्रता आपको कहाँ दिखाई दे रहा है? तो देखिए दोस्तों ये देखिए भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी ए का हो जाएगा 3 नंबर, ठीक ना। 19(1) ग कह रहा है, तो 19(1) ग क्या होता है दोस्तों? 19(1) ग क्या होता है? 19(1) ग होता है कि कहीं भी आप सभा कर सकते हैं, संगठन कर सकते हैं। तो देखिए आप 19(3) में पढ़े होंगे, 19(2) में पढ़े होंगे कि सभा करने की स्वतंत्रता, 19(3) में पढ़े होंगे कि संगठन करने की स्वतंत्रता। इस दोनों को मिलाकर ख और ग नहीं कहा है, दोनों को ग कह दिया है, ठीक ना। तो आपको याद रहेगा तभी ये आप मिला पाएंगे, वरना नहीं मिला पाएंगे, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? 19 ग क्या हो जाएगा? सभा या संगठन करने की स्वतंत्रता। अब दो बच गया, तो ये 6 देखिए डी का तो यही हो जाएगा, डी का यही हो जाएगा किसी भी व्यवसाय या वृत्ति को अपनाने की स्वतंत्रता, ठीक ना। तो व्यवसाय करने की भी स्वतंत्रता होती है 19(7) में। और 19 अंग क्या है? 19 अंग ये हो जाएगा कि देश के किसी भाग में रहने या बसने की स्वतंत्रता, ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों, सबसे पहले क्या मिला है? 3 मिला है, ठीक ना। तो 3 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3, 2, 1, 4। उम्मीद करते हैं कि आपने भी सही मिलाया होगा। 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर है कि भारतीय नागरिक को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या कितनी है, यानी मूल अधिकार कितने हैं ये पूछ रहा है, ठीक है। तो कौन सा नंबर है? ये 5 नंबर है। तो मूल अधिकारों की संख्या कितनी है? तो ये 6 है, ठीक ना। पहले 7 थे मूल अधिकार। 7वां मूल अधिकार कौन था? संपत्ति था। तो संपत्ति को मूल अधिकार की संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया संपत्ति के अधिकार को। तो याद रखिएगा कि 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा, ठीक ना। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक ना, मूल अधिकार से। तो अब मूल अधिकारों की संख्या कितनी हो गई है? 6 हो गई है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर है कि संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार प्रदान किया गया है, यानी सीधा सीधी इसका कहने का मतलब है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है, ठीक ना। अगर आपको याद होगा तो एकदम बता देंगे, ठीक ना। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 32 में है, अनुच्छेद 32 में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर कि मूल अधिकारों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत पूछ रहा है कि कौन सा गलत है। तो 7वां देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है कि मूल अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। बी है कि राष्ट्रीय आपात के दौरान 20 और 23 द्वारा प्रदत्त अधिकारियों को छोड़ बाकी सभी मूल अधिकारियों को निलंबित किया जा सकता है। तीसरा ऑप्शन है कि राष्ट्रीय आपात को लागू होने पर अनुच्छेद 19 स्वतः निलंबित हो जाता है, ठीक ना। और डी ऑप्शन है कि उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या पूछ रहा है? लास्ट पूछ रहा है कि कौन गलत है। तो कौन गलत है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कोई भी गलत नहीं है। ऑप्शन क्या? डी हो जाएगा, डी हो जाएगा कि कोई भी गलत नहीं है, ठीक ना। तीनों सही हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर।
ये डॉक्टर अंबेडकर ने निम्न में से किस मूल अधिकार को भारतीय संविधान की आत्मा या हृदय कहा है? महत्वपूर्ण स्टार लगा लीजिए, मैंने पहले वीडियो में इसको बताया था, ठीक है। तो संविधान की आत्मा या हृदय की डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को कहा है दोस्तों? ऑप्शन ने स्वतंत्रता के अधिकार को, संवैधानिक उपचार को अधिकार को, समानता के अधिकार को, उपरोक्त तो सभी। तो किस अधिकार को कहा है? तो ये कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, यानी संवैधानिक उपचार के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने आत्मा का हृदय कहा है, भारतीय संविधान की आत्मा का हृदय कहा है, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 32 में। यह भी याद रखिएगा, ठीक ना। अब देखते हैं, तो देखिए बात करते हैं तो मूल अधिकार कितने हैं? तो हम लोगों ने पढ़ा कि 6 होते हैं। मूल अधिकार कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक दिया है स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक है, ठीक ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 से, अभी मैंने बताया। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में है, 14 से 18 में है, ठीक ना, 14 से 18 में। और कौन बच गया दोस्तों? देखिए बच गया आपका शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार पूछे तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो ये 23-24 में, अनुच्छेद 23 से 24 तक, ठीक ना। और लास्ट बच गया शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार पूछे तो शिक्षा व संस्कृति का अधिकार अनुच्छेद किस अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये है लास्ट 29 से 30 में, 29 से 30 में, ठीक ना, 29 से 30 में। तो उम्मीद करते हैं कि आपको एकदम अच्छा लगा होगा। मैंने सभी बता दिया, ठीक ना। एकदम रिवीजन क्लास है, एकदम आप इसको प्रैक्टिस कीजिए एकदम अच्छे से, एकदम क्वेश्चन ज़बरदस्त लेवल के हैं। अगला है कि प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार किस मूल अधिकार में निहित है? प्रेस की स्वतंत्रता पूछ रहा है। ऑप्शन है 19(1) क, 19(1) ख, 19(1) च, 19(1) छ। क्या हो जाएगा 90 का आंसर? तो 90 का आंसर क्या हो जाएगा? देखिए प्रेस की स्वतंत्रता कहे चाहे बोलने की स्वतंत्रता कहे, ठीक ना, तो क्या हो जाएगा? 19(1) क हो जाएगा। इसी को 19(1) कहा जाता है, ठीक ना। तो 90 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों कि संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? जो संपत्ति का अधिकार था किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? मैंने इसको बता दिया है, उम्मीद करते हैं कि इसको आप गलती नहीं करेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन है कि 44वां संविधान संशोधन, 46वां संविधान संशोधन की 42वां की 52वां। तो क्या हो जाएगा? तो किस संविधान? तो 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978। 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, ठीक ना, मूल अधिकार से। तो मूल अधिकारियों की संख्या कितनी होगी? ये 25 हो गई, 6 हो गई, ठीक ना। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 11 नंबर के मूल अधिकार को रक्षक किसे कहा जाता है? यानी मूल अधिकारों का रक्षक किसे कहा जाता है, यानी कौन रक्षा करता है, ठीक ना। ऑप्शन है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट, कि ए और बी दोनों की संसद। तो किसे कहा जाता है अधिकारों का रक्षक? तो ये कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला 12 नंबर कि संपत्ति के अधिकार है एक क्या है? तो संपत्ति का अधिकार तो हटा दिया गया 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, ठीक ना। तो ये क्या बन गया है? अब कहाँ रखा गया? मूल अधिकार, विधिक अधिकार, नैसर्गिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन है? तो ये विधिक अधिकार बन गया है, ठीक ना। 12 का बी हो जाएगा, याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। तो 12 का बी हो जाएगा विधिक अधिकार। अगला देखते हैं दोस्तों, देखिए ये भी याद रखिएगा दोस्तों। देखिए मूल अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं दोस्तों? तो किस देश से लिया गया? तो अमेरिका से लिया गया, ठीक ना, याद रखिएगा। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? अमेरिका से। एकल नागरिकता मैंने बता दिया ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक ना। और विधि के समझ समानता, यानी विधि पूछे कि विधि कहाँ से? विधि मतलब कानून होता है, विधि मतलब क्या होता है? कानून। तो विधि कहाँ से लिया गया है? विधि के समझ समानता, तो ये भी ब्रिटेन से लिया गया है। किससे लिया गया है? ब्रिटेन से। तो ये तीनों याद रखिएगा, एकल नागरिकता ब्रिटेन, विधि की समझ समानता ब्रिटेन, और मूल अधिकार यूएसए अमेरिका से, ठीक ना, याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर कि संविधान द्वारा शोषण के अधिकार के अंतर्गत कितनी उम्र के बच्चों को कम कारखानों में काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है? यानी कितने वर्ष के बच्चों को कारखाने में काम नहीं कराना चाहिए, ठीक ना, उस पर प्रतिबंध भी लगाया है। ऑप्शन है कि 10 वर्ष, 12 वर्ष, 14 वर्ष की 16 वर्ष। क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 14 वर्ष। तो अगर कोई भी बच्चा 14 वर्ष से कम उम्र का है तो उसको किसी भी कारखाने में ज़बरदस्ती काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक ना। इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में? तो ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 24 में। अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम बच्चों को किसी भी
किसी भी कारखाने में या कंपनी में काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक ना। और एक अनुच्छेद याद रखिएगा, वो भी महत्वपूर्ण है, अनुच्छेद 21 क याद रखिएगा। 21 क क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा है, ठीक ना। तो दोनों आप ये दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूज मत होगिएगा। 21 क में है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, जबकि अनुच्छेद 24 में क्या है कि 14 वर्ष से कम बच्चों को काम नहीं करवाया जाएगा, ठीक ना। ये दोनों याद रखिएगा। अगला देखते हैं 14 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत आने वाले अधिकार गैर नागरिकों को भी प्राप्त है, यानी गैर नागरिकों को प्राप्त कौन सा है। ऑप्शन है 15, 16, 19, 20। तो क्या हो जाएगा दोस्तों 14 का आंसर। तो 14 का आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20, ठीक है ना। अगला देते हैं, अगला है 15 नंबर कि भारतीय नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है। तो किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया गया है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। कई बार एग्जाम में भी ये पूछा है, ठीक ना, याद रखेगा। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 21। क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21 हो जाएगा। अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या इसी को कहते हैं निजता का अधिकार। निजता का अधिकार को कहता है, ठीक है। तो निजता का अधिकार किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 में, ठीक है ना। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण है। सभी मैं बता दे रहा हूँ। देखिए अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 क्या है, कई बार पूछा है, अस्पृश्यता का अंत है। अस्पृश्यता का क्या है, अंत है, ठीक ना। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, ठीक है ना। ये है उपाधियों का। अनुच्छेद 18 क्या है, उपाधियों का अंत है। उपाधियों का अंत है, ठीक ना। ये मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा दिक्कत होता है लिखने में। अनुच्छेद 21 मैंने बता दिया। अनुच्छेद 19 को ही दोस्तों संविधान का रीढ़ कहा गया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, अनुच्छेद 19 को ही संविधान का रीढ़ कहा गया है, या बोलने की स्वतंत्रता भी अनुच्छेद 19 में निहित है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।